What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to स्टेलर आर्मी. तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहा है, बहुत सारे लोग जो है परेशान हो रहे हैं आज की डेट में कि सर क्या होगा, कैसे होगा। कुछ नहीं होगा, जो होगा अच्छा होगा। अपने ऊपर विश्वास रखो। अब तक मेहनत की है ना लगकर, तो फिर थोड़ा सा और विश्वास कर लो यार, फिर देखो रिजल्ट कितना शानदार आता है। कोशिश करने में कभी आलस मत दिखाओ। पता नहीं कौन सी कोशिश आपको आपके सपने के दरवाजे तक ले जाए। वो नहीं कहते कि पता नहीं कौन सी जो चाबी है वो आप लोग का ताला खोल के चले जाए। आप लोग अगर रिवीजन अच्छे से कर रहे हैं तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग अगर जितना नॉर्मल अपना माइंड रख पाएंगे ना, देखिए एग्जाम में ओनली 30 से लेके 40 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि हर एक बंदा अटेम्प्ट कर पाता है। उसके बाद में सबको कॉमन सेंस, एलिमिनेशन मेथड, अपने आप को जितना कूल रख पाओगे उतना ही अच्छे से उनको यूज कर पाओगे और तभी कट ऑफ क्रॉस कर पाओगे। क्योंकि यूपीएससी का पेपर किसी भी अगर टेस्ट सीरीज को आप लोग उठाओगे उसके साथ में मैच करता हो आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो यूपी अगर ये वाली टेस्ट सीरीज में आप लोगों के नंबर नहीं आ रहे हैं तो टेंशन नहीं लेना, और आप लोग जानते हैं अपने दिमाग को कैसे यूज करना है। तो बस आप लोगों को एग्जाम देकर आना है, ठीक है। अगर एक या दो मॉक भी लगा के चले जाओगे ना तो भी दिक्कत नहीं है। बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कितने टाइम में आप लोग अपने आप को सेटल कर पा रहे हो, ठीक है। पर लेकिन हाँ, रिवीजन जरूर करते रहना, रिवीजन मत छोड़ना। जो भी सारे रिवीजन की चीजें अपना जो भी आप लोगों ने अब तक पढ़ाई की है उस पर आप लोग कंटिन्यू टिके रहना, फिर देखिएगा रिजल्ट हमेशा अच्छा रहेगा। और यार अपने ऊपर ट्रस्ट करो। ट्रस्ट जितना करोगे उतना ही कॉन्फिडेंट फील करोगे, और जितना कॉन्फिडेंट फील करोगे उतना ही शानदार पेपर होगा। ये देखो ना कि एक पेपर आ रहा है जिसका आप लोग वेट कर रहे थे, तो उसको सर पे मत हावी होने दो। ये बोलना कि कोई नहीं यार, पेपर की तरीके से लो, जिंदगी मत बनाओ उसको। निकलने के बाद में ना 1-1.5 महीने तक शोर मचाएंगे लोग, सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में फिर रहोगे कि यार यहाँ ट्रांसफर कर दिया, वहां ट्रांसफर कर दिया। उस टाइम पे ये पेपर याद भी नहीं आएगा, ठीक है। इसी के चलते अगर सोचो कि इसकी जगह कहीं और अच्छी जगह आप लोगों का अगर सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। पता चला इससे एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में सुना है ना कि हाँ वो एक पायलट बनना चाहते थे एयरफोर्स में, पर लेकिन आगे चलकर क्या बन गए। तो इसलिए यार कभी भी ना चीजों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जिंदगी है उसको एंजॉय करो, जहां पर हो वहां पर रहकर अपने आप को खुश रखो, और फिर आप लोगों को ये सारी चीजें नॉर्मल लगती हुई नजर आएंगी। अभी आप लोगों को लग रहा होगा बहुत बड़ी चीजें हैं ये, ठीक है। सिलेक्शन होने के बाद में ये याद भी नहीं रहेंगी कि इतनी बड़ी चीजें थी या क्या थी, या कहीं और अच्छी जगह सेट हो गए। तो इसलिए पेपर को हावी मत होने दो अपने ऊपर। पेपर को या किसी भी प्रॉब्लम को हावी मत होने दो। आप लोग उसके ऊपर हावी रहो, यार पेपर ही तो अभी दे के आएंगे, देखना कितने मजे में। ऐसे रखो ना जिंदगी को, फिर देखो कितना मजा आता है जिंदगी जीने में। इस तरीके से लेकर चलो, काफी कुछ आप लोग एंजॉय करोगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, शानदार रहेगा डिस्कशन। काफी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेन और कॉपी लेकर बैठना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक्स्ट्रा बताने वाला हूं, और इसी के साथ में ये हर जगह आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के अंदर में बहुत सारी चीजें आप लोगों की रिवाइज होती नजर आएगी। चाहे किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं इंडिया के अंदर, उसमें ये वीडियो आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है। कई सारे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं, उनको आप लोग अटेम्प्ट करो कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग की प्रैक्टिस भी यहां पर हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं। बाकी मॉर्निंग में क्या टारगेट है आपका और इवनिंग तक उसको कैसे अचीव आप लोग कर पा रहे हो, उसको आप लोग प्रॉपर उसके ऊपर नजर रखिए। बहुत सारे बच्चे अपना टारगेट पोस्ट करते हैं और शाम तक बोलते हैं नैनो मैगजीन के नीचे सर अचीव कर लिया, तो काफी अच्छा लगता है। ये पैटर्न भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आज है 2 अक्टूबर, और आप लोगों को पता है हमारे देश में 2 अक्टूबर जो है कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, तो गांधी जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डे भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलने वाली है, ठीक है। तो टकटकी लगाकर यार लेक्चर देखिएगा, काफी कुछ आप लोग जानोगे। उससे पहले क्वेश्चन है, इनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं कौन सी आंसर देता है। पहले बात की जा रही है यहाँ पर मैच करना है आप लोगों को बैंक और उनके हेडक्वार्टर, ठीक है। जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, ठीक है। इसी के साथ में ऑल जो यहाँ पर बेसिकली AIIB हो गया, ठीक है। तो यहां पर इनके बारे में आप लोगों को ये बताना है कि ये बेसिकली किस किस के साथ में कोरिलेट करते हैं। क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगर देखिए आप लोगों को ना 1-2 का भी पता रहता है ना, तो भी आप लोग ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ले जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मत छोड़ना, अगर एक को भी एलिमिनेट कर देते हो तो, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये स्त्री क्वेश्चन अगर पता होता तो नहीं होता, नहीं तो नहीं होता है। स्त्री क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, पर फिर भी आप लोग कई बार कैलकुलेटेड गैस कर पाते हो अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हो, ठीक है। तो इंडस वैली के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। इसके बारे में कुछ बातें करूंगा आप लोगों से। बात की जा रही है कि ये लोकेटेड कहां पर है। ये बोला जा रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के मतलब एक तरीके साइट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट लोकेटेड बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कौन सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है, ठीक है। तो बात की गई मेहरगढ़, यहाँ पर इसी के साथ में धोलावीरा, नेक्स्ट है लोथल, और नेक्स्ट है यहाँ पर ये कालीबंगा, ठीक है। तो ये कई सारी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। अच्छा, आप लोगों को देखो तैयारी करने में जब आप लोग बैठोगे तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोग मतलब पढ़ते तो हो, पर लेकिन उसको उस तरीके से नहीं पढ़ते हो जैसे उसको पढ़ना चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, यार इंडस वैली सिविलाइजेशन, कोई आप लोगों से पूछ ले इसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप लोगों ने खुद भी सुना होगा कि आप लोगों ने इसको कई बार ब्रोंज एज का नाम दिया होगा, ठीक है। चलिए बोल देते हैं आप लोगों ने ब्रोंज एज का नाम दिया है। क्या आप लोगों को पता है ब्रोंज जो होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है?
होता है? तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। ब्रोंज बताइए किस किस से मिलकर बना होता है? चलो कई सारे बच्चे आंसर भी दे देंगे, सर टिन से बना होता है और कॉपर से बना होता है। यूपीएससी अगर पहले क्वेश्चन ऐसे पूछ चुके तो फिर क्या बोलेगी, अच्छा ये बताओ कौन सी की क्वांटिटी ज्यादा होती है? टिन की क्वांटिटी ज्यादा होती है, कॉपर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, यानी कितने परसेंट टिन और कितने परसेंट अप्रोक्सीमेट कॉपर होता है? तो आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो याद रखना यहाँ पर कॉपर ज्यादा होता है, 88% के करीब आप लोग बोल सकते हैं, और लगभग 12% के करीब आप लोग नॉर्मली, मतलब याद रखिए लगभग 80 के करीब बोल दीजिएगा कॉपर, मतलब ज्यादा टिन कम रहता है 12% के करीब, और कॉपर रहता है ये। जब इनको दोनों को मिला लेते हैं तब ब्रोंज बनता है हमारा। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से अगर पूछ ले जाएं तो आप लोग पढ़कर जा रहे हो पता नहीं क्या क्या, ये क्वेश्चन कैसा बन गया, ये आप लोग का हिस्ट्री का भी क्वेश्चन हो गया और ये आप लोग का जनरल साइंस का भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ब्रोंज को नाम देकर पूछ लिया आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप लोगों को जब डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है ना आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा चलिए छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताता हूं आप लोगों को, हिस्ट्री कैसी तरीके से तैयार हो जाएगा। आप लोगों ने नॉर्मली जब आप लोग स्टोन एज के अंदर जाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कि पी को बोलते हैं पैलियोलिथिक, ठीक है। फिर आता है एम, इसको बोलते हैं बेसिकली मीजोलिथिक। फिर नीचे आएंगे तो आएगा एन, इसको बोलते हैं नियोलिथिक। और फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा कैल्कोलिथिक, ठीक है। तो ये इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। कई बार इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं प्रीलिम्स के अंदर भी कि इसके अंदर नॉर्मली क्या क्या चीजें थी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा कि स्टोन यूज किया जाता था, यानी कि पत्थर को यूज किया जाता था, बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे। और इसी टाइम पर बेसिकली मतलब ये एज थी जब यहाँ पर स्टोन एक तरीके से स्टोन एज की कैटेगरी में इसको ढंग से रखा जाता है। और यहाँ पर एक तरीके से फूड गैदरर थे जो लोग थे, जब यहाँ पर प्रेजेंट हुए लोग तो फूड गैदर किया करते, ऐसा नहीं कोई खेती वगैरह कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट सबसे मुद्दा यहाँ पर यह है कि याद रखिएगा पैलियोलिथिक टाइम पर ही आप लोगों का फायर यानी कि आग का जो खोज किया था वो इसी टाइम पर किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आग की खोज पैलियोलिथिक एज में हुई थी, ठीक है। बात करेंगे मीजोलिथिक एज, इसको आप लोग नॉर्मली ट्रांजिशन फेज भी बोलते हैं। ट्रांजिशन फेज मतलब जो घुमक्कड़ लोग थे उन्होंने अब खेती करना स्टार्ट कर दी, तो इसलिए ट्रांजिशन फेज बोलते हैं। तो फार्मिंग जो स्टार्ट की गई ट्रांजिशन फेज में आई, जिसमें इन्होंने बड़े बड़े पत्थरों को छोटे छोटे पत्थर बनाकर उनके हथियार भी यूज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जैसे पत्थर है उनको एक तरीके से ना कुल्हाड़ी बना लिया, उसको बेसिकली बोन्स यूज करके, तो कई सारी ऐसी इनके द्वारा चीजें तैयार की गई। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ट्रांजिशन फेज के अंदर में फार्मिंग स्टार्ट की गई। तो याद रखना जो यहाँ पर ये सेकंड वाला है जिसको मीजोलिथिक एज बोलते हैं, तो फार्मिंग यहाँ पर स्टार्ट हो गई, ठीक है। तीसरा जो नियोलिथिक एज में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखना, वो था व्हील यानी कि पहिए का आविष्कार, ठीक है। तो वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इवन नियोलिथिक एज के अंदर तो आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पर एक तरीके से ट्रेड भी स्टार्ट हो गया था नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखते हैं इसके बारे में। और फिर आप लोगों की आती है यहाँ पर बेसिकली कैल्कोलिथिक एज, जिसमें यहाँ पर कॉपर और स्टोन दोनों पैरेलल में आप लोगों को यहाँ पर यूज होते हुए नजर आएंगे। तो ये इस तरीके की चीजें जिनसे आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पर लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आप लोगों ने इनको कॉन्सेप्ट को क्लियरली से पढ़ा नहीं है। इंपॉर्टेंट बात कई बार पूछ ली जाती है, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करें, इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। हड़प्पा क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहली साइट जब यहाँ पर इसकी खोजी गई, किसके द्वारा खोजी गई, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, खासकर वनडे टाइप एग्जाम में। याद रखिएगा दयाराम साहनी, ठीक है। तो दयाराम साहनी के द्वारा ये खोजी गई थी और ये था 1921, ठीक है। आप लोग इनको कंपेयर कर लिया कीजिए 1921 में हमारी कंट्री में क्या चला था, मतलब कि लगभग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के आसपास वाली बात की जा रही है। तो उस टाइम पर यहाँ पर एक साइड में ये वाली दुनिया भी चल रही थी, जो कि आप लोग इनको कंपेयर करके नहीं देखते हो, तो इनको भी कंपेयर कर लिया करो। तो कई सारी चीजें आप लोग को कंपेयर करने से याद हो जाएगी। कॉन्टेम्परेरी सिविलाइजेशन पूछ ली जाती है कई बार आप लोगों से, जैसे कि मेसोपोटामिया हो गया, सुमेरियन हो गया। मेसोपोटामिया और सुमेरियन को जब आप लोग मैप में जाकर देखोगे ना, आप लोग सरप्राइज हो जाओगे थोड़ा सा। हालांकि मैंने वो मैप लगाया नहीं, पर फिर भी एक आइडिया आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। जब आप लोग इसको मेसोपोटामिया को देखोगे तो आप लोगों को पर्टिकुलर एरिया में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी मेसोपोटामिया, इसी के नीचे सुमेरियन देखने को मिलेगी। तो जैसे आप लोग हिस्ट्री ऑप्शनल भी लेकर चल रहे हैं या फिर कई बार लोकेशन बेस भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इंडिया के जो रिलेशन थे वो यहाँ तक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कई सारी चीज एक दूसरे कंट्री में पाई जाती थी। यहाँ पर इजिप्टियन के बारे में बात करें तो यहाँ तक भी हमारे रिलेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चाइनीज सिविलाइजेशन ऊपर थी यहाँ पर, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोगों को ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो ये बेसिकली ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऐसी ऐसी चीजें क्वेश्चन बन जाती हैं। जैसे हड़प्पा के बारे में कई सारे क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि हड़प्पा जो है वो किसके द्वारा खोजा गया था, हड़प्पा वाली साइट तो जॉन मार्शल के द्वारा खोजा गया था। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कई बार, R37 का नाम याद रखिएगा, ठीक है। R37, तो R37 जो है यहाँ पर ये बेसिकली ये किस लिए यहाँ पर क्या है, इसका क्या मतलब है, R37 है क्या, ये बेसिकली सिमेट्री है जो यहाँ पर पाई जाती थी, ठीक है।
तो यहाँ पर ये इस तरीके की चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। फायर पिट्स यहाँ पर इस तरीके के इस टाइम पर पाए जाते थे। मोहनजोदारो के बारे में कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें, जैसे डांसिंग गर्ल कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। इसी के साथ में योगी की जो आइडल है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो ये सारे मोहनजोदारो में देखने को मिलेंगे। ये डॉक्टर जो थे दयाराम, जो बेसिकली जो D.R. बैनर्जी साहब थे, उनके द्वारा इसको खोजा गया। तो इस तरीके से कुछ कुछ बातें हैं जो आप लोग छोटी छोटी चीजें अगर इनको आप लोग याद रखना, एक तरीके से याद रटनी नहीं है ये। देख कई सारे बच्चे क्या करने लगते हैं, रटने लगते हैं। अगर आप लोग इनको रटोगे तो कभी याद नहीं रख पाओगे। आप लोग क्या करना है, आप लोगों को बेसिकली चीजों को मैप में देखकर चलना है, समझना है इनको इस तरीके से कि एक तरीके से कंपेयर कर करके कोई अपने प्रेजेंट टाइम की चीजों को उनके साथ में कंपेयर कर लेना। उस तरीके से आप लोग बेसिकली इनको कर सकते हैं, तभी जाकर आप लोग इनको याद रख पाओगे, वरना कभी भी याद नहीं रख पाओगे। ये चीजें आप लोग भूल जाओगे, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जिनके बारे में याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों ने जैसे वेदों के बारे में पढ़ी ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अगर आप लोग उनको कंपेयर कर करके पढ़ोगे कि पहले में क्या था दूसरे में क्या था, तो आप लोगों को सारी चीजें देखने को मिलेगी। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, अगर इनको कंपेयर आप लोग करोगे तो आप लोगों को इनके अंदर अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी। ऋग्वेद में क्या था, ऋग्वेद में आप लोगों को हिम्स देखने को मिलते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन देखिए ऋग्वेद में, क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए आप लोग थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, सॉरी उसके लिए। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर स्टैटिक ज्यादा हो जाता है। अरे पढ़ लो यार जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ऋग्वेद जो होता है, अगर बात करें आप लोगों से ऋग्वेद में से ऋग के बारे में पूछ ले, ऋग क्या होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के द्वारा। वेदा का मीनिंग बताइए आप लोग, वेदा का, ठीक है। ऋग का मीनिंग बताइए आप लोगों से पूछ ले जाए, ठीक है। इसी के साथ में उपनिषद का मीनिंग पूछा गया था यूपीएससी के एग्जाम में। उपनिषद का मीनिंग बताइए। तो पता है आप लोगों को ये सारी चीजें छोटी छोटी, ये आप लोग कंफ्यूज कर देंगे एग्जाम में, यार ये क्या आ गया, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें, जिससे वेदा को बोलते हैं नॉलेज, तो वेदा का मतलब होता है नॉलेज, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखते हैं। ऋग का मतलब होता है, ऋग्वेद में मैंने आप लोगों को बताया एक तरीके से, और बताया था मैंने कि इसके अंदर हिम्स होते हैं। हिम्स मतलब एक तरीके से जो कलेक्शन होता है जिसमें भगवान के बारे में, गॉड के बारे में प्रेज किया जाता है, ठीक है। तो उसकी प्रेज करने के लिए, तो इसका मतलब प्रेज करना, एक तरीके से भगवान को प्रेज करना। उपनिषद क्या होता है, उपनिषद का मतलब होता है बैठ के पास में सुनना, यानी कि सिट नियर द फीट, तो ये उपनिषद इसको बोल देते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, नाम में से क्वेश्चन निकाल दिए, आप लोग वेदा वगैरह पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि नॉलेज इस तरीके से लो कि उसको रटो नहीं, समझने की कोशिश करो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए अगर ऋग्वेदा के बारे में, तो टोटल मिलाकर 10 चैप्टर होते हैं ऋग्वेदा में जब आप लोग जाओगे, ठीक है। मंडल्स बोलते हैं इनको नॉर्मली, अगर आप लोग देखोगे तो जो ये मंडल्स होते हैं, इसमें अगर आप लोगों से पूछ जाए कि एक तरीके से जो गायत्री मंत्र है वो कौन से मंडल से निकाला गया है, तो जैसे मंडल तीसरा हो गया, तो तीसरे में जैसे याद रखिएगा ऐसे ओम बना लेना, तो ओम भूर्भुवस्सुः तस्येत् वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, तो गायत्री मंत्र आ गया, तो यानी कि तीसरे से आ गया निकलकर। इंपॉर्टेंट चीज मुझे कैसे याद आती है, जब आप लोग अपने संविधान के अंदर में जाएंगे तो वहां पर आप लोग ओथ के बारे में पूछे, ओथ किस पार्ट में रखी गई है, तो चलिए बताइए, देखता हूं कौन कौन बताता है उसको, ओथ के बारे में उसको भी आप लोग इससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन आप लोग ये बन जाते हैं, खासकर अगर देखोगे आप लोग तो ये सारी चीजें आप लोगों को कनेक्ट होती नजर आ जाएगी इस तरीके से। जैसे आप लोगों ने मुंडिका उपनिषद के बारे में पूछ लिया था आप लोगों से, ठीक है, कि कहां से बेसिकली चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये क्या है यार, बेसिकली ये ऐसी चीजें हैं जो आप लोग रेगुलर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा भी अगर पढ़ते रहोगे ना, तो ये चीजें आप लोगों को लंबे समय तक फायदा पहुंचाने वाली है। तो इस तरीके से चीजें हैं, आप लोगों को बस थोड़ा सा लगा कि एक आइडिया होना चाहिए। जिसको नहीं पता है इनको कोशिश करो कि छोटी छोटी जो टॉपिक होते हैं ना, ये इनको हल्का सा समझने की कोशिश करो, ठीक है। आप लोगों को कई बार ऐसे टर्म्स पूछ ले आते हैं जिनमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, यार ये टर्म्स कहां से आ गए, तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। और खासकर यूपीएससी बड़े ऐसे खेल खेलती है आप लोगों के साथ में, तो ये टर्म्स जो होती हैं ये आप लोगों को एनसीईआरटी में बड़े आराम से देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो यहां पर इनके बारे में समझेंगे तो आप लोग कोई भी कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। मेसोपोटामिया इंस्क्रिप्शन में अगर इंटरेस्टिंग चीजें बताऊं आप लोगों को, जो मेलुह, जो एक तरीके से MELUHA, तो मेलुह ये किसके लिए यूज किया गया वर्ड, तो ये इंडस रीजन के लिए यूज किया गया। वहां से पता चला कि हमारा व्यापार जो था वो मेसोपोटामिया के साथ भी होता था। तो इस तरीके से समझ सकते हैं आप लोग, यानी कि एक तरीके से इनको कोरिलेट कर करके देखना स्टार्ट करोगे तो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा जो टाइम लिया इसके लिए, सॉरी यार। चलिए जो भी है अच्छे से एंजॉय करते रहिए पढ़ाई को। आइए अब करंट देखते हैं, काफी कुछ नया जानने को मिलेगा, काफी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आने वाली है, ठीक है। तो अच्छे से ढंग से लेक्चर को सुनना, बहुत सारी प्यारी चीजें देखने को मिलेंगी। देखिए सैटरडे है तो सैटरडे को थोड़ा सा एडिटोरियल भी आप लोग के कम होते हैं, तो मुझे लगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें बता देता हूं, क्योंकि एडिटोरियल तो होते नहीं है ज्यादा, तो जो भी एडिटोरियल है उनको तो हम लोग देखेंगे, पर लेकिन हाँ ये है कि आप लोग इनको ढंग से एक तरीके से जो बेसिक है उनको भी आप लोग कवर करके चला कीजिए, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं एडिटोरियल में क्या क्या होगा, और फिर यहाँ पर न्यूज एनालिसिस में कई सारे इंपॉर्टेंट पोर्शन है उनको ध्यान से सुनना। यहाँ पर जो पहला है, यहाँ पर ये बात की जा रही है बेसिकली किसके बारे में, ये यहाँ पर बात की जा रही है अर्बन मिशन के बारे में, खासकर स्वच्छ भारत अर्बन मिशन, और इसी के साथ में अटल मिशन फॉर रीजूनेशन
मिशन, जो कि यहाँ पर अभी आप लोगों को जो अमृत देखने को मिलता है ना, जिसको बोलते हैं अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, तो दोनों के बारे में डिस्कस करूंगा और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जानेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट जो यहाँ पर आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये साइड वाला आर्टिकल, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पर क्राइम रिसेंटली जो बढ़े हैं, तो यहाँ पर क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से जो चीजें पब्लिश की गई उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। स्कूल्स वगैरह जो है फिर से ओपन किए जा रहे हैं। तो देखिए आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में बच्चों को ज्यादातर अभी डोज नहीं मिल पाए हैं, 12 साल के आसपास के बच्चे जो हैं, ठीक है। तो उनके बारे में अगर बात की जाए तो कम से कम टीचर को सबको यहाँ पर प्रॉपर वैक्सीनेट कर देना चाहिए, पूरा जो स्टाफ होगा वहां पर उसको वैक्सीनेट कर देना चाहिए। अभी यहाँ पर एक एनालिसिस किया गया यूनिसेफ के द्वारा, तो उसके बारे में रिपोर्ट में बताया गया कि अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि इच्छा नहीं रखते हैं, ठीक है। तो 55% पेरेंट्स जो है वो नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चों को स्कूल में भेजा जाए, ठीक है। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। विद 60% के करीब जो पेरेंट्स है वो सेफ फील नहीं कर रहे हैं अभी यहाँ पर बच्चों को बाहर भेजने में, क्योंकि यार देखिए अगर बच्चों को कुछ हो जाता है तो कितनी बड़ी दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो ये बातें की जा रही है कि स्कूल खोले जा रहे हैं। तो एजुकेशन जो है बेसिकली स्टेट जो है वो फोकस देकर चलता है मेनली। वैसे तो एजुकेशन जो होता है 7वें शेड्यूल में जब आप लोग जाओगे तो इसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। तो जैसे सेंट्रल लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट, तो दोनों मिलकर लो बना सकते हैं। पर यहाँ पर जब आप लोग देखते हैं स्टेट एजुकेशन के अंदर बात करते हैं स्टेट बोर्ड के बारे में, तो सारे डिसीजन जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन के ओपन होने के बारे में बात करें तो अलग अलग पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। कोई कह रहा है खोल देते हैं, कोई कह रहा है रहने देते हैं। तो इस तरीके से अभी पैटर्न चल रहे हैं। पर हाँ ये है कि सुरक्षित रहना है, क्योंकि कोरोना कहीं नहीं जाने वाला है, वो यहीं रहने वाला है जिंदगी भर आप लोगों के साथ में। आप लोग कितना प्रोटेक्ट अपने आप को कर पाते हैं वो बातें यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये है यहाँ पर बेसिकली कि स्कूल खुलने वो सब बातें। जो यहाँ पर ये आर्टिकल है गांधी जी की आइडियोलॉजी के बारे में बात करें, गांधी जी के बारे में बात करें, ठीक है। तो कुछ बातें करूंगा गांधी जी के बारे में वीडियो के एंड में, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। ये यहाँ पर जो है सैटरडे को ग्राउंड जीरो आता है। अब की बार जो इन्होंने ग्राउंड जीरो दिया है, ये दिया है बेसिकली किसके बारे में, जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया कि 1971 की जो वॉर हुई थी उस टाइम पर इंडिया और बेसिकली पाकिस्तान के बीच में, जिससे बांग्लादेश पैदा हुआ था, एक छोटा सा बच्चा, यानी बांग्लादेश पैदा हुआ है। तो उस टाइम पर ये बोला गया था कि कई सारे ऐसे गांव थे गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन में, लगभग 4 गांव जो हमारी कंट्री की आर्मी के द्वारा अपने कंट्रोल में ले लिए गए थे। तो रातों ही रातों वो बेसिकली इंडियन सिटीजन बन गए थे। ये बातें यहाँ पर बोलने की कोशिश की जा रही है। देखिए आज की डेट में ना अगर आप लोग देखिए इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो काफी लो लेवल पर है, पर लेकिन फिर भी आप लोगों से ये इस तरीके की चीजें नहीं पूछी जाती हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था, मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैप के ऊपर आप लोग फोकस जरूर देते रहा करो। मैक्सिमम तो चीजें मैं भी डिस्कस करता हूं, बाकी थोड़ा सा टाइम आप लोग भी निकाला करो मैप के लिए, अच्छा रहेगा, आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने आने वाले हैं यहाँ पर, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जेंडर बेस्ड इशू हो गए, बहुत सारी चीजें आप लोग, तो अलग अलग जगह आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं। अभी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो उसी के बारे में बात की जा रही है, पर लेकिन पहले मैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में बताऊंगा ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोग को बन सकते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआर भी बोलते हैं इसको। ये बेसिकली एक रेस्पॉन्सिबल एजेंसी है जो हमारी कंट्री में क्राइम से रिलेटेड डेटा इकट्ठा करती है। दो तरीके से चीजों को देखती है कि इंडियन पिनल कोड का हनन कौन कर रहा है और स्पेशल एंड द लोकल जो भी लॉज हैं उनको कौन बेसिकली ब्रेक कर रहा है। तो ये सारे काम किए जाते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। तो ये जो ब्यूरो है यहाँ पर हमारी कंट्री मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये जो बनाई गई थी 1986 यानी कि 1986 में इसको बनाया गया था। किसके द्वारा रिकमेंड किया गया, तो यहाँ पर जो एमएचए के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर टास्क फोर्स के द्वारा 1985 में रिकमेंड किया गया, और नेशनल पुलिस कमीशन के द्वारा 1977 में यहाँ पर बेसिकली इसको रिकमेंड किया गया था और मर्ज किया गया था यहाँ पर बेसिकली किसको, डायरेक्टरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड पुलिस कंप्यूटर इंटर स्टेट क्रिमिनल डेटा ब्रांच ऑफ सीबीआई, सेंट्रल जो फिंगरप्रिंट ब्यूरो ऑफ सीबीआई, इनको मर्ज कर बनाया गया। इसके डायरेक्टर कौन है तो आप लोग बताइए। पर ये वाली चीजें आप लोग बिल्कुल मत भूलना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि एनसीआरबी कौन सी रिपोर्ट लेकर आती है। तो 3 रिपोर्ट नॉर्मली आप लोग को देखने को मिलेगी, एक तो क्राइम इन इंडिया, दूसरा है एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड, ये भी यहाँ पर इसी के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। अभी पूरा आर्टिकल क्राइम इन इंडिया के बारे में, इस वाली रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। तीसरा यहाँ पर जो एक तरीके से जेल में बंद होता है, तो प्रिजन स्टेटिक इन इंडिया, यानी कि जेल में क्या खस्ता हालत है लोगों की, उसके बारे में बात करती है ये रिपोर्ट। इसी के साथ में यहाँ पर कुछ रेफरेंस जो ऑफिसर है, जो पुलिस ऑफिसर है या फिर रिसर्चर है, मीडिया हाउसेज हैं, ये सब भी इनकी इन रिपोर्ट को यूज करते हैं। अगर बात करें ब्यूरो के बारे में यहाँ पर, तो ये क्राइम स्टेटिक्स एंड एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में भी मंथली बेसिस पर कुछ डेटा प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट तो ये 3 है, पर लेकिन कुछ डेटा यहाँ पर भी प्रस्तुत करती है कि ह्यूमन ट्रैफिक यानी कि इंसानों को खरीदा बेचा तो नहीं जा रहा है, तो सारी चीजें देखने को मिलेगी। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है इसका, बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि क्रिएट किया जा सके स्टेट और सेंट्रल लेवल डेटाबेस क्रिमिनल एक्टिविटीज से रिलेटेड, ताकि लोग अंडरस्टैंड कर सके और जो भी एजेंसीज हैं वो भी इसको ढंग से यूज कर सके, मीडिया भी अपना एनालिसिस कर सके।
ये एक तरीके से शेयर किया जाता है रियल टाइम इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस अक्रॉस द पुलिस, ताकि यहाँ पर समझ सके चीजों को। इन्वेस्टिगेशन और क्राइम में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है, पता चलता है इस एरिया में ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो वहां पर उसी तरीके से चीजों को लेकर चला जाता है। इंप्रूव किया जाता है सर्विस डिलीवरी यहाँ पर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है सिटीजन बेसिकली जो यहाँ पर सिटीजन पोर्टल के थ्रू, तो पब्लिक को यहाँ पर कई सारी चीजें मिल जाती हैं। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए कौन कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो डायरेक्ट ये प्रीलिम्स क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से कि बताइए कि एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया कौन प्रस्तुत करता है। तो आप लोग बोलोगे यार ये तो पढ़ाई नहीं है, पढ़ा था, आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया, ठीक है, तो रिवीजन करके जाना। अभी की जो रिपोर्ट है इसमें क्या बोला गया, देखिए दो तरीके से चीजों को आप लोग देखिएगा। एक गिलास में पानी है तो एक इंसान बोलेगा आधा गिलास भरा हुआ है, दूसरा बोलेगा आधा गिलास खाली है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा उसी तरीके से यहाँ पर ये डेटा। अभी बोला गया कि तमिलनाडु, केरला, दिल्ली, यहाँ पर सबसे ज्यादा केस देखने को मिला अभी, ठीक है, जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज के। तो यहां पर अगर बात करें तो बातें आप लोग ये भी देख सकते हैं कि यहां पर सबसे ज्यादा केस रजिस्टर किए गए। हो सकता है वो और भी जगह बहुत सारे केसों पर लेकिन वहां पर रजिस्टर न किए जा रहे हो, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप लोग एनालिसिस करना है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। दोनों फेज आप लोगों को पता होनी चाहिए सही तरीके चीजों के बारे में, ठीक है। तो यही यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि तमिलनाडु, केरला, दिल्ली यहां पर सबसे ज्यादा क्रिमिनल केस देखने को मिले, और सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड यहां पर सबसे क्रिमिनल केस देखने को मिले। तो ये यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। पर लेकिन नंबर ऑफ केसेस में अगर आप लोग बात करोगे तो कई सारे एरिया में जो यहां पर अभी एक तरीके से जंप आया, कभी कम्युनल जो यहां पर जाति इन सब चीजों के बारे में जो दंगे होते हैं उसमें यहां पर 96% चीजें बढ़ गई है अभी, ठीक है। कास्ट बेस भी यहां पर 50% चीजें बढ़ गई हैं, ठीक है। एक तरीके से एग्रेरियन जो रूट्स हैं यहां पर, इनके एक तरीके से इस पर्टिकुलर एरिया में भी यहां पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी यहां पर कई सारे प्रोटेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, वो सारी चीजें, आंदोलन जो मार्च, ये सारी चीजें भी अभी बढ़ गई हैं रिसेंटली, ठीक है। एक तरीके से एनिमिटी बिटवीन द ग्रुप ये 70% बढ़ गई है, तो ये भी काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि अगर बात करें आज के डेट में सोसाइटी में भेदभाव जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है, और बहुत बड़ा रोल जो है इसमें सोसाइटी में भेदभाव का, लैक ऑफ एजुकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। जरा सी बात पर किसी ने उकसा दिया ये बिल्कुल वैसे हो गया कोकरोच कोचरोच, ठीक है। कई सारे शब्द ना, एक जोक नहीं है, कोकरोच है नहीं, कोकरोच नहीं, रोज कोच है, अरे रोज कोच नहीं, कोर कोच है। तो ये चीजें हो जाती है कई बार। चलिए कोई नहीं, एंजॉय करो यार, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, यानी कि सोसाइटी काफी ज्यादा डिवाइड हो रही है। तो अगर एजुकेशन भी यहाँ पर आप लोग अगर बोले कि इसको कैसे कम करना है, तो एजुकेशन इज द की ऑफ यहाँ पर एक सक्सेस जो इस पर्टिकुलर मुद्दे पर यहाँ पर काम कर सकते हैं काफी अच्छे से, और अवेयरनेस, ठीक है। तो इनके बारे में बात करनी चाहिए, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, यार इंसान होना, पहले इंसान बन लो, ये सारी चीजें बाद में बन लेना, बाकी तो चलता ही रहता है, जरा सी देर में निकल लेते हैं। वो ये ना कि आता है ऐसे है जैसे कभी जाएगा नहीं, चला ऐसे जाता है जैसे कभी था ही नहीं। तो इसलिए जिंदगी को एंजॉय करो फालतू की चीजों को छोड़कर, ठीक है। बात करते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में। तो क्राइम इन इंडिया 2020 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, तो ये मैंने बता दिया अभी। तो यहाँ पर बेसिकली इतने सारे क्राइम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा 42,54,356, यानी कि 42,54,000 यहाँ पर 356 के करीब इंडियन पिनल कोड के थ्रू, और 23,46,929 ये बेसिकली जो लोकल जो बेसिकली होने। आप लोगों को एक बात याद रखेगा, जो लॉ एंड ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट है ये हमारे संविधान के अंदर स्टेट लिस्ट में रखा गया है, ठीक है। जो 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, तो कंफ्यूज मत होना, ओके। अगर बात करें 80 मर्डर डेली होते हैं हमारे देश के अंदर में, ठीक है, समझिए 80 मर्डर डेली हो रहे हैं, और इसमें से लगभग अगर देखें तो आप लोग देखते हैं 29,193 फैटिलिटीज जो है एक ईयर में देखने को मिलेगी। और हमारी कंट्री का जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, वो टॉप पर देखने को मिलेगा। और अभी तो इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे 2014 से पहले, तो उत्तर प्रदेश वालों से थोड़ी सी हिदायत है कि थोड़ा सा शांत रहिएगा और थोड़ा सा ध्यान देना, इन सब चीजों से दूर रहना, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें अभी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। जहां जहां इलेक्शन होते हैं वहां पॉलिटिशियन यहाँ पर इस तरह की हरकतें करने का काम करते हैं, कम्युनल जो चीजें होती हैं आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो ये देखिए पॉलिटिशियन की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कभी कभी तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता हुआ नजर आता है, पता नहीं कैसे, मतलब वोट के लिए जनता की जान जा रही है, उनको अपना बस क्या ही बोले उसके बारे में, फिर अलग माइंड चला जाता है। चलो, पर हाँ आप लोग समझदार हैं, चीजों को थोड़ा सा अवेयरनेस कीजिएगा। देखिए कोई भी चीज आप लोग सीखते हैं ना, उसको अपने तक मत रखिए, ठीक है, दूसरों तक पहुंचाइए, ताकि वो लोग भी उन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें जो इसको नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें। बाकी अगर बात करें ओवरऑल, अगर आप लोग देखें यहाँ पर मर्डर जो है यहाँ पर बढ़ रहे हैं, पहले यहाँ पर 80%, पहले 79 थे, अब 80% हो गए, ठीक है, लास्ट ईयर के साथ में अगर आप लोग कंपेयर करते हैं। दिल्ली के अंदर अगर बात करें नियरली 40% जो ओल्ड रेप आप लोग को देखने को मिलेंगे, ऑलमोस्ट 25% मर्डर, ठीक है, जो कि 19 मेट्रोपॉलिटन अगर सिटी में आप लोग बात करें तो अकेली दिल्ली, जहां बोलते हैं ना हमारी कैपिटल है, रूल और रेगुलेशन सब कुछ सही है, तो वहां भी आप लोगों को खस्ता हालत देखने को मिलती है। तो इसलिए कई बार रेप कैपिटल बोला जाता है वर्ल्ड की, उसको दिल्ली को, इतने सारी उल्टी सीधी हरकतें देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें हम लोग को इंप्रूव करनी चाहिए। कोरोना
कोरोना वायरस के चलते यहाँ पर जैसे कि चोरी हो गया, रोबरी हो गया, असोल्ट वुमेन हो गया, ये कम हुए क्योंकि लोग घर से बाहर ही नहीं निकले। पर लेकिन दूसरे अगर आप लोग बात करें तो काफी ज्यादा उल्टे सीधे रिकॉर्ड यहाँ पर निकल कर आए। जैसे मैंने अभी बताया तमिलनाडु के द्वारा यहाँ पर चीज देखने को मिली, दिल्ली में हाईएस्ट क्राइम रिकॉर्ड देखने को मिला। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह कि पुलिस के द्वारा भी रजिस्ट्रेशन जो केसेस हैं कई बार कम किए जाते हैं, ठीक है, तो भी दिक्कत देखने को मिलती है। केस तो हो जाता है पर लेकिन पुलिस उसको रजिस्टर ही नहीं कर रही है, तो ये दिक्कत निकल कर आती है। 83% डिक्लाइन हुआ यहाँ पर जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन। पर लेकिन दूसरी साइड में अगर आप लोग जाएंगे और लार्ज स्केल पर यहाँ पर बात करें तो नेशनल जो कमीशन फॉर वुमेन है उसके द्वारा दुनिया भर की कंप्लेंट रिसीव की गई कि घर में ही उनके साथ में उल्टी सीधी हरकतें हो रही हैं, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, तो हस्बैंड के साथ में लड़ाई होगी तो मारपीट हो रखी है। पहले तो नहीं, वो एक तरीके से पूरा मिलकर कि हाँ लव मैरिज की गई है, बाद में पता चला जूत बज रहे हैं दोनों के, ठीक है, जूते बज रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चप्पलें मारी जा रही है। पर नॉर्मली मैक्सिमम यहाँ पर शिकार जो होती है वो औरत होती है अगर देखा जाए तो। पर हाँ एक इंटरेस्टिंग केस निकल कर आया अभी, एक इंसान के द्वारा अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले लिया गया, किसके बेस पर कि उसकी वाइफ जैसे काफी लंबे समय से टॉर्चर कर रही थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वुमेन ही टॉर्चर होती है तो मैन भी टॉर्चर होते हैं। उसने बोला कि मेरा वेट जो है पता नहीं कितने केजी बोला था, 10 किलो या 12 किलो घट गया है, मुझे इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है। तो मतलब जो भी है, चलो ऐसा है कि दोनों ही पक्षों के बारे में बात करी जानी चाहिए कि वुमेन भी कई बार ऐसी हरकतें करती हुई नजर आती हैं। पर लेकिन मैक्सिमम जो केस होते हैं वो जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा वुमेन के साथ में ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा बोला गया जितने केस अगर हम लोग बात करें पिछले 10 साल में हमारे पास में उतने केस अभी कुछ टाइम में आप लोग को देखने को मिलेंगे हमने कंप्लेंट रिसीव की, जो कि यहाँ पर बड़ी बात बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि इन चीजों के बारे में बात की जाए। रजिस्टर किए गए यहाँ पर इकोनॉमिक ऑफेंडर के जो केस है उसके बारे में बात की जा रही है। 12% बढ़ गए, लोगों के अकाउंट से पैसे चोरी हुए, उल्टी सीधी हरकतें, ठीक है, वो सारी जो चीजें आप लोग देखते हैं तो उसके केसेस बढ़ गए हैं। इसी के साथ में साइबर क्राइम के जो केसेस हैं वो भी यहाँ पर 11% के करीब इंक्रीज हुए हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर भी अलग से फोकस देकर चलना चाहिए। जिस तरीके से कंसर्न हो जाता है क्योंकि डिजिटल इंडिया हम लोग बातों तो कर रहे हैं, पर लेकिन क्या लोग इतने एक तरीके से समझदार हैं, उनको कोई मैसेज भेज देता है कि आपका लॉटरी लग गई है, वो तुरंत वहां पर लग जाते हैं, यार फ्री में चाहिए सबको, ठीक है। फ्री में कोई भी चीजें आप लोगों को इस तरीके से प्रोवाइड नहीं कराएगा कि आप लोगों के अकाउंट में लॉटरी लगे, आप लोगों का लॉटरी में पैसा आ गया, ठीक है। ये सारे आप लोगों को लूटने के तरीके होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से लेकर चलिए चीजों को ताकि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें और इनके बारे में अवेयरनेस फैलाइए। तो नॉर्मली ये चीजें आप लोग को बड़े ही अलग तरीके से लेकर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से समझिए। अगर बात करें यहाँ पर अगर बात करें जैसे कि जो देशद्रोह के जो केस लगाए गए यहाँ पर, ठीक है, तो उसमें अगर बात करें डिक्लाइन हुआ 93 थे ये बेसिकली 2019 में और 73 हो गए। पर लेकिन कई जगह वेपन यूज किया जाता है देशद्रोह के केस लगाने का भी आप लोगों ने देखा होगा। नॉर्मली कई सारे लोगों को सप्रेस करने के लिए, जो प्रोटेस्ट है उसको कम करने के लिए तो ऐसी हरकतें की जाती है। तो कई सारे डेटा इसके सामने प्रस्तुत किए गए, ठीक है। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। और यहां से क्वेश्चन बन जाए तो यार देखिए आप लोग थोड़ा सा इसको देख लेना, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है बिल्कुल भी, क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ओके। आइए अब आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाला है, बेसिकली आर्टिकल जो आने वाला है वो बात करेगा स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर यहां पर इनके द्वारा एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया गया, सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी का बात अगर करें तो क्या आप लोग बोल सकते हैं, बेसिकली मान लीजिए आप लोग यहां पर देखिए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया, मोबाइल ही ले लीजिए, ठीक है, डिजाइन किया गया पहले उसको, फिर उसको प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट किया। जब मैन्युफैक्चरिंग हो गई तो वो लोगों तक पहुंचाया गया। मान लीजिए एप्पल का आईफोन ही ले लीजिए माइंड में रखने के लिए। फिर उसको लोगों ने कंज्यूम किया, कंज्यूम करने के बाद में उसमें कोई दिक्कत आई, फिर उसको रिपेयर कराया, रिपेयर करने के बाद में उसमें और चीजें देखने को मिली, तो फिर उसका एक तरीके से वेस्ट बन गया वो, ठीक है। जब वो वेस्ट बन गया तो एप्पल ये बोलता है कि 100% रिसाइकेबल मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, तो फिर उसको रिसाइकिल किया गया, ठीक है, और फिर वो रॉ मटेरियल बन गया और फिर से उससे डिजाइन कर फिर फोन बन गया। अगर ऐसा कोई यूज करे, जैसे कि एप्पल ये अपना जब भी इवेंट होता है उसमें ये बातें बेसिकली बोलता है कि इतना डेटा, इतना जो मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं वो रिसाइकेबल हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिले। क्या सारी मोबाइल कंपनी इस तरीके की चीजों कर रही है? तो रिसाइकिल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो गया आज के दिन में, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो काफी लार्ज स्केल पर बढ़ता जा रहा है। तो इन मुद्दों के ऊपर हम लोग को काम करना पड़ेगा। तो यही बातें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि रिसाइकल सेक्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोडक्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कंजप्शन हो गया, रीयूज, रिपेयर और रिसाइकिल, तो यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसको बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। तो सर्कुलर इकोनॉमी जो डेवलप्ड इकोनॉमी है उनके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, या तो वो रिसाइकिल कर लेते हैं उसको चीजों को, या वो हमारे जैसी कंट्री या फिर जो दूसरी कोई कंट्री है उसमें जाके चीजों को डंप कर देते हैं, ठीक है, कि आप लोग एंजॉय कर लो, हमने यूज कर लिया इसको। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि अभी जो स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात की जा रही है उसमें यहां पर इस मुद्दे के ऊपर भी डिस्कस किया गया कि साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट को, इसके ऊपर फोकस देने की बात यहां पर की जा रही है। तो इसलिए इसको काफी ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। पर राइटर यहां पर ये बोले कि यार देखो, हमारी कंट्री में अगर बात करें पर कैपिटा इनकम जो हमारी सिटीज हैं उनमें अगर कंपेयर करते हैं वियतनाम के साथ में, तो वहां पर ज्यादा बेहतरीन आप लोगों को व्यवस्था देखने को मिलेगी। यानी कि दो लोगों के पास में उतने पैसे हैं, आप लोगों के पास में मान लीजिए
50 लाख रुपए हैं, आप लोगों को कोई पड़ोसी उसके पास में 50 लाख रुपए हैं, पर लेकिन हो सकता है कि आप लोग अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से यूज एंजॉय कर रहे हो और उसके कंपेयर में, ठीक है, पैसे तो हैं पर लेकिन दबाए बैठा है, उनको यूज ही नहीं कर रहा है, ठीक है, हर जगह कंजूसी दिखा रहा है, मतलब एक तरीके से ना ढंग से पहन रहा है ना ढंग से खा रहा है, कहां पर जाओगे, अर्थी पर लेकर जाओगे क्या पैसे को। पैसा जिंदगी में होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इतना होना चाहिए एक शानदार गाड़ी खरीद सको, एक शानदार घर आप लोग बना सको, पर लेकिन इतना भी नहीं कि आप लोग एक तरीके से उसके पीछे जीना ही छोड़ दो, ठीक है, कि बस पैसा ही पैसा चल रहा है। जिंदगी में पैसा इंजॉय करने के लिए होता है, ऐश्वर्य आराम इंजॉयमेंट के लिए होता है, ना कि पैसों को जिंदगी बनाकर उसके पीछे बर्बाद होने के लिए, ठीक है। तो जितना पैसा कमा सकते हो, पहले मेटेरियलिस्टिक चीजें आप लोग जितना कमा सकते हो उतना कमाइए, फिर इससे आप लोगों को जब पता चलेगा, आप लोगों को देखने को मिलेगा पैसा जो है वो इनर से खुशी नहीं देता है, फिर आप लोग समझ जाओगे कि यार इनर पीस जो है वो कहीं और मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग चीजों को कई बार ना, देखिए होता क्या है नॉर्मली, आप लोग बोल सकते हैं कि भूखे पेट जो है भजन नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर पैसा कमाओगे तो फिर आप लोगों को पैसे को जितनी इंपॉर्टेंस देते हो उस टाइम पर जब आगे बढ़ोगे तो फिर आप लोग पैसे को इंपॉर्टेंस देना बंद कर दोगे, पैसे को आप लोग एक मीडियम की तरीके से यूज करना स्टार्ट कर दोगे। तो चीजें अच्छी तब तक ही लगती है जब तक आप लोगों के पास में नहीं होती है, जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो जाती है तो आप लोगों को फिर लगने लगता है कि यार इसमें खुशी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग, आप लोगों ने द मोंक हू सोल्ड फरारी पढ़िए वो किताब, अगर टाइम मिलेगा तो कभी पढ़ना, एक मोटिवेशनल किताब के तरीके से भी आप लोग यूज कर सकते हो उसको, अभी नहीं, जो अभी आगे के लिए देखिए थोड़ी थोड़ी ना किताबें पढ़ा करो, टाइम निकाला करो, ठीक है। इनसे ना आप लोग का एक तरीके से मेंटल पीस रहेगा, आप लोग की एक तरीके से अच्छी थिंकिंग आप लोग की जनरेट होगी, आप लोग दिन में मोटिवेट भी रह पाओगे। दिन में जब भी टाइम मिले आप लोग को, थोड़ा जब भी टाइम मिले 30-35 मिनट अपना निकाल लीजिए और उसमें कोई भी मोटिवेशनल किताब पढ़िए, ठीक है। तो ये भी पढ़ सकते हैं आप लोग, ये द मोंक हू सोल्ड फरारी, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग किताब है, आप लोग पढ़कर काफी कुछ जानोगे कि ये मटेरियलिस्टिक जो चीजें होती हैं ये नाम के लिए होती हैं, आप लोग जब तक अचीव नहीं कर पाते, गाड़ी होनी चाहिए, घर होना चाहिए, ये चीजें एक बार सारी चीजें हो जाएंगी फिर आप लोग उसको एंजॉय करना बंद कर दोगे, फिर आप लोग को शांति बहुत सारी चीजें मिलने लगी, दूसरे की हेल्प करने में आप लोग उसको एंजॉय करोगे, ठीक है। जिस तरीके से मैं बोलता हूं ना कि लगभग अगर जो भी कमाई आप लोग कर रहे हैं 5% भी अगर किसी को आप लोग डोनेट कर देते हैं, किसी की एजुकेशन फीस भर देते हैं, किसी की हेल्प कर देते हैं, तो काफी कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर इंसान के पास में अच्छा पैसा है, जैसे मुझे लगता है मेरे पास में बहुत पैसा होना चाहिए, ठीक है, ताकि कल को चलकर एक कोई ना कोई स्कूल बना लिया जाए, ठीक है, ताकि बच्चों को एजुकेशन एक अच्छे लेवल पर प्रोवाइड कराया जाए। मतलब एक तरीके से पैसा गलत चीज नहीं है, पर लेकिन उसको यूटिलाइज कहां किया जा रहा है वो देखना पड़ेगा। जुए में लगाना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, सट्टेबाजी लगा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, ठीक है, हेल्थ बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, सही प्रोडक्ट डायरेक्शन में उसको अगर यूज किया जाए तो आप लोग ये देखिए कि एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए अगर उसको यूज किया जाए तो क्या मजा आएगा, तो वो वाली चीजें, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन, अभी यहां पर देखें तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के बारे में बात की जा रही है। तो मैंने आप लोगों को बताया था यहां पर, हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो अर्बन वाला होता है उसके बारे में याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इसको बेसिकली इंप्लीमेंट करती है, और जो ग्रामीण वाला होता है उसको मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग एंड वाटर सैनिटेशन इसको इंप्लीमेंट करती है। तो दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। तो अभी अर्बन वाले के बारे में बात कर रहे हैं, और एक बिहेवियर चेंज के बारे में मैंने बात की थी, वो टॉयलेट एक प्रेम कथा है, मूवी का नाम कई सारे बच्चे के द्वारा बताया गया, तो वो वाली मूवी की ओपन डेफिकेशन नहीं होना चाहिए, खुले में सोच नहीं होना चाहिए। तो 2011 का जो सेंसस था उसके बेस पर यहां पर स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया गया। तो ओपन डेफिकेशन फ्री होना चाहिए, फ्लैश वाले टॉयलेट, मैनुअल स्कैवेंजिंग बंद होनी चाहिए, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट यानी कि जो भी आप लोग वेस्ट निकालते हैं तो उसको कैसे टैकल करना है, रिसाइकिल करना है, वो सारी चीजें तो सब मिलकर काम करेंगे तभी यहां पर सॉल्यूशन निकलेगा। तो इसलिए यहां पर ये स्वच्छ भारत मिशन यूटिलाइज बेसिकली इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी, ठीक है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जो सेकंड यहां पर निकल कर आया स्वच्छ भारत मिशन, इसमें 1.4 लाख करोड़ रुपए बेसिकली हमारी कंट्री में अभी देने की बात की जा रही है। तो क्या हम लोग इसको ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं, कितने लेवल पर, तो समझना होगा, क्योंकि पैसा तो आ जाता है पर लेकिन पैसा कई बार ढंग से यूटिलाइज होता भी नहीं आता है। तो इसलिए यहां पर इसके ऊपर फोकस देना काफी ज्यादा जरूरी है कि पैसे को हम लोग कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, तो किस तरीके से हम लोग चीजों को डेवलप कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यानी कि पैसा मिल गया पर लेकिन ढंग से यूटिलाइजेशन भी तो उसका होना चाहिए, तो ये जरूरी है यहाँ पर। तो इसके तरीके से एक तरीके से गार्बेज फ्री सिटी होनी चाहिए, अर्बन ग्रे या फिर ब्लैक वाटर जो होता है, जो गंदा पानी आप लोग को देखने को मिलता है, जो कि अमृत मिशन के तहत कवर नहीं किया गया था, वो भी अब यहां पर कवर कर लिया है। अमृत मिशन के बारे में अगर बात करूं, थोड़ा सा इसके बारे में सुन लीजिए, इसको बोलते हैं अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक तरीके से सिटीज को ट्रांसफॉर्म करने की बात की जा रही है। तो ये हमारी कंट्री में हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन है उसके अंदर यहां पर बेसिकली ये चीजें कवर नहीं की गई है, जो कि अमृत मिशन था वो भी अर्बन एरिया के लिए था, और दोनों एक ही मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, ठीक है। तो प्रायोरिटी जो मिशन यहां पर रखा गया है, वाटर सप्लाई लोगों को प्रोवाइड कराना कि अच्छे लेवल पर वाटर को सप्लाई कर सके ताकि लोगों तक अच्छा पानी पहुंच सके, ठीक है। पोल्यूशन फ्री सिटी बना सके, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहां पर जो सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ी बात की जाती है,
अर्बन ट्रांसपोर्ट के बारे में बात की जाती है, ग्रीन डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है ताकि सिटी को अच्छा रख सके। इवन एलईडी के बारे में बात की गई, एक तरीके से एलईडी लाइट होनी चाहिए पर्टिकुलर एरिया में ताकि एक तरीके से एनर्जी भी आप लोग सेव कर सको। इंप्रूव करना है फाइनेंशियल हेल्थ, एक तरीके से बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो बहुत सारे मुद्दों के बारे में अमृत मिशन के द्वारा बात की गई थी। तो यहाँ पर एक तरीके से कैपेबिलिटी कहां से निकल कर आगे ढंग से अगर इशू को देखोगे आप लोग यहाँ पर, तो कैपेबिलिटी अगर ढंग से नहीं हो रही है और गवर्नेंस ढंग से नहीं चल रही है तो कई सारे चैलेंज निकल कर आएंगे। 1 लाख टन के करीब सॉलिड वेस्ट जो है हम लोग जनरेट कर रहे हैं और बेसिकली एक तरीके से हम लोग प्रोसेस कर पा रहे हैं। 1.4 लाख टन जो है हम लोग जनरेट कर रहे हैं। तो किस तरीके से काम चलेगा, यानी कि वो ये कि हम लोग काट तो रहे हैं 20 पेड़ पर लेकिन लगा रहे हैं 15 पेड़, तो 5-5 पेड़ कम होते चले जाएंगे, तो जल्दी ही पेड़ सारे हम लोग खत्म कर डालेंगे। तो इस तरीके से चीजें नहीं करनी है कि खत्म हो जाए, थोड़ा सा ढंग से लेकर चलना पड़ेगा। तो म्युनिसिपल जो होते हैं बेसिकली एक तरीके से गवर्न करना है, एक तरीके से म्युनिसिपल प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को टैकल करना है। एक तरीके से पार्टनरशिप काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कम्युनिटी को साथ में लेकर अगर चलें तो सॉल्यूशन निकालते हुए हम लोग नजर आएंगे। अकेला इंसान कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए साथ ही हाथ बटाने वाली बात हो जाती है। आप लोग क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है, कंट्री कुछ कर ही नहीं पाएगी क्योंकि अलग अलग कंट्री में फैला हुआ है यहाँ पर, लेकिन कंट्रीब्यूशन जरूर रहेगा। तो इसलिए मिलकर काम करना चाहिए, ठीक है। डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी लेवल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के चलते अगर बात करें डिसेंट्रलाइज कर देते हैं तो लोकल एरिया में, जैसे मैं बोलता हूं ना, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो आप लोग किसी और को पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए और ज्यादा लोगों तक चीजें पहुंच जाएंगी तो कितना अच्छा होगा। तो इसको एक तरीके से डिसेंट्रलाइज करना बोलते हैं चीजों को। जैसे एक बच्चे के द्वारा मेल किया गया कि आज सर आप ये बोलते हैं कि मतलब कि आप लोग एक तरीके से दूसरे की हेल्प कर दो, तो अगर यहां पर आप लोग ये भी बोल दो ना कि एक पर्टिकुलर पर्सन अगर किसी दूसरे पर्सन को ये बोले कि आप बस अपना काम ढंग से करो, अगर हर एक इंसान अपना अपना काम भी ढंग से करना स्टार्ट कर देना पूरे दिन में, उसमें कोई घपलतबाजी ना करे, तो भी जिंदगी जो है बहुत सारे लोगों की सुधरती हुई नजर आएगी। जिस पोस्ट पर आप लोग बैठते हो उस पोस्ट का ढंग से यूटिलाइज कर देना। अगर पढ़ रहे हो तो अपने पढ़ने के काम को ढंग से करना, मतलब अपना अपना काम ढंग से करना, तो भी बहुत सारी चीजें अपने आप साइड में हो जाएंगी। तो ये वाली चीजें भी आप लोग देखते हैं। तो एक अगर किसी की आप लोग हेल्प कर रहे हैं तो उसको इस तरीके से हेल्प करो कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाओ, ना कि उसकी स्पून फीडिंग करनी है कि वो आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। तो इस तरीके से इंसान को लेकर चलना है, चाहे वो आप लोगों का छोटा भाई बहन क्यों ना हो, उसको इस तरीके से रखो ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, ठीक है। ना कि आप लोग एक तरीके से स्पून फीडिंग किए जा रहे हैं तो वो डिपेंडेंट रहेगा। पता चला खुदा ना खास्ता कल को मान लीजिए एक कोई ए पर्सन है, ठीक है, उसके पूरा परिवार जो है उस ए पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट है। पता चला इस ए पर्सन का कोई एक्सीडेंटल डेथ हो गई, अब क्या होगा, पूरे परिवार का जो है तख्ता पलट हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। तो इसलिए कभी भी अगर जॉब करनी है, कोई व्यापार करना है, कभी भी पूरा परिवार जो है वो एक चीज के पीछे नहीं होना चाहिए। अगर परिवार में 3 आदमी है तो एक मान लीजिए खेती कर रहा है, ठीक है, एक मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहा है, एक मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो कल को क्या होगा, अगर खेती में नुकसान हो जाता है तो यहां पर फिर भी घर चल जाएगा, बिजनेस में नुकसान हो जाता है तो फिर भी घर चल जाएगा। तो इसलिए एक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वर्किंग का, यानी कि एक ही चीज में सारे लग गए और डूबा तो सब कुछ डूब गया, तो एक कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए इसी तरीके से डिसेंट्रलाइज करने की बात की जाती है चीजों को, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर लार्ज स्केल ऑफ इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, ढंग से ऑपरेशन को लेकर चलेंगे, एक तरीके से यहाँ पर फैसिलिटी रहेगी, मटेरियल रिकवरी हो पाएगी। तो एक तरीके से बोला जाता है कि कैन नॉट कीप पेस विद जो टाइड ऑफ द वेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, यानी कि आप तरीके वेस्ट में जो वेस्ट है काफी ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है खासकर सिटीज के अंदर, तो उसको कैसे टैकल करना है, तो वो जरूरी होना चाहिए। तो एक तरीके से इसके बारे में हम लोगों को काम करना पड़ेगा, टारगेट बनाना पड़ेगा, कम्युनिटी बेस्ड। आप लोगों को टॉयलेट भी देखने को मिलता है, पर टॉयलेट कैसे यूज किए जा रहे हैं, क्या वहां पर पानी है, पता चला टॉयलेट तो बना दिया पर आप लोगों ने टॉयलेट एक प्रेम कथा चल रही है, पानी है ही नहीं है, कहीं पे गंदे गंदे टॉयलेट है, कौन यूज करेगा। तो उसको आप लोग उस तरीके से बनाए ताकि लोग जो है जाते हुए वहां पर अच्छा फील करें। अगर उनको बेसिकली हल्का होना है, अपना रास्ते में कहीं जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि दीवार पर टॉयलेट करें, दीवार पर वो नक्शे बना रहे हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये होना चाहिए कि ताकि चीजें इस तरीके से कर सके। तो फैसिलिटी अगर प्रोवाइड कराओगे, लोग मेट्रो यूज कर रहे हैं ना, जब उनको पता चला इतने पैसा बस में लग रहा है उतने मेट्रो में लग रहा है, तो क्यों ना मेट्रो में चला जाए, तो मेट्रो से कितना पोल्यूशन कम होता है, इस तरीके से आप लोग देखते हैं। तो फैसिलिटी तो प्रोवाइड कराओ, लोग अपने आप यूज करने स्टार्ट कर देंगे, पर लेकिन ऐसा नॉर्मल नहीं होता है। करप्शन और कई सारे मुद्दे यहाँ पर इसको टैकल करने के लिए बेसिकली दिक्कत क्रिएट कर देते हैं। कुछ और बातें, स्टेट और म्युनिसिपल जो बेसिकली गवर्नमेंट है वो ढंग से अगर काम करे तो भी काफी सारी चीजें हुई है, पर लेकिन इंक्रीज करना है कम्युनिटी, जो कम्युनिटी अगर मिलकर काम करेगी। ओपन डेफिकेशन प्लस के बारे में बात की जा रही है अर्बन वाले एरिया में, ठीक है। तो बाकी बात की जा रही है, अगर हम लोग बात भी कर ले यहाँ पर, क्या सही तरीके से हम लोग चीजों को फंक्शन करवा पा रहे हैं, कि हाँ चीजें हम लोग ढंग से यूटिलाइज करवा रहे हैं। 100% टैप वाटर प्रोवाइड करा दिया, पर लेकिन क्या वाटर जो है वो पीने लायक आ रहा है, ढंग से यूज करने लायक आ रहा है, पता चला गंदा आ रहा है, उसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, तो क्या मतलब रहेगा। तो ये सारी चीजें आप लोग को उस लेवल पर प्रोवाइड करानी है ताकि उसको कोई मतलब हो, ठीक है। यानी कि एक तरीके से अगर उसको कोई मतलब नहीं है, मान लीजिए मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आप लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है, आप लोग को पढ़ा रहा हूं, आप लोग उसको बेसिकली इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा हूं आपका भी और अपना भी। तो इस तरीके से इसको छोड़ देना चाहिए, मुझे कहीं और जाकर कुछ और काम करना चाहिए जिसमें मैं भी आप लोगों को एक तरीके से आप भी कोई और काम करें अपना अच्छे से। तो इसका मतलब ये होगा कि प्रोडक्टिविटी यहां पर 0 हो जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर फायदा हो रहा है, हाँ सही फायदा हो रहा है यार,
तो इसका मतलब है कि फिर सही काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से समझिए आप लोग चीजों को, ठीक है। तो अपनी प्रोडक्टिविटी भी आप लोग को चेक कर लेनी चाहिए टाइम टू टाइम। अगर कुछ ऐसी चीजें आप लोग को देखने को मिलती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए जिसके चलते यहाँ पर ये चीजें निकल कर आए, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर समझाने की कोशिश इनके द्वारा की गई है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जिसके बारे में अगर क्वेश्चन बन जाए तो, ओके। तो ये थी यहाँ पर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट जो न्यूज की ओर। ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट लगी मुझे यहाँ पर। ये बेसिकली अब आप लोग का जो आगे यहाँ पर प्रीलिम्स फोकस डिस्कशन, क्योंकि आर्टिकल कमी थी, एक गांधी जी वाला आर्टिकल है, उसको मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, जिसके बारे में आप लोगों को चीज जानने को मिलेगी, ठीक है। अभी यहाँ पर पहले यहाँ पर एनालिसिस वाला पोर्शन देख लेते हैं। बात की जा रही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा भी एक काफी इंपॉर्टेंट बात बोली गई कि जो एट्रोसिटी देखने को मिल रही है लोगों के खिलाफ, खासकर अगर किसी को जेल में बंद कर दिया तो जेल में बंद कर उस इंसान को मारा जा रहा है, ठीक है। तो दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो एक तरीके से क्राइम किए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। काफी सारी दिक्कतें यहां पर सामने निकल कर आती है। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है वो भी इनके बारे में बात करता है कि कस्टोडियल जो डेथ देखने को मिलती है, तो ये ह्यूमन राइट का भी इशू बन जाता है। तो इसके ऊपर कई बार बात की जाती है कि कस्टडी में जो डेथ होती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा बोला गया था कि 26 पुलिसमैन जो है वो कन्विक्टेड पाए गए, जबकि वॉयलेशन देखने को मिले थे उसमें लगभग 1727 के करीब, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, यानी कि पुलिस वाले अगर कुछ भी हरकतें करते हैं तो वो उसको कोई पकड़ नहीं पाता है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पुलिस की दादागिरी चलती है, मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर, छत्तीसगढ़ में तीसरे पर, उड़ीसा में चौथे नंबर पर। यानी कि सबसे ज्यादा यहां पर पुलिस की दादागिरी इन 4 राज्यों में आप लोगों को देखने को मिलेगी, जहां पर एक तरीके से जनता को एक तरीके से साहस प्रोवाइड कराने के लिए होता है, पर लेकिन यहां पर अपनी मनमानी पुलिस करती नजर आती है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये नेशनल क्राइम ऑफ रिकॉर्ड ब्यूरो बोल रहा है, जिसके द्वारा डेटा प्रस्तुत किया गया कि यहां पर इन सारे लोगों की डेथ हो रही है। तो यहां पर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एनवी रमन साहब, इनके द्वारा क्या बोला गया कि हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रहेंगे उस पर्टिकुलर राज्य के अंदर में, उनकी अध्यक्षता में यहां पर बेसिकली एक पर्टिकुलर ये कंप्लेंट कमेटी बनाई जाएगी, जहां पर लोग अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं अगर ब्यूरोक्रेसी उनके खिलाफ कुछ कर रही है और खासकर पुलिस ऑफिसर कुछ कर रहे हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली गोरखपुर में ऐसा केस निकलकर सामने आया जहां पर यहां पर एक बिजनेसमैन की डेथ हुई, ठीक है, रेड के ड्यूरेशन में जब होटल में रेड वगैरह की गई। इसी के साथ में यहां पर तमिलनाडु के अंदर आप लोगों को पता ही है 2 बाप बेटे दवाई लेने जा रहे थे, तो पुलिस ने उसके ऊपर लाठी चार्ज की, उनकी दोनों की डेथ हो गई। तो वो केस काफी बड़ा तूल पकड़ा था उस टाइम पर। तो ब्यूरोक्रेसी जो कि जनता की हेल्प करने के लिए होती है, वहां पर कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब के द्वारा बोला गया ये सही नहीं है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो उसी के ऊपर इनके द्वारा काम करने की बात की जा रही है, ठीक है। बाकी यहां पर जो पता है आप लोगों को कांग्रेस के अंदर क्राइसिस चल रहा है, तो ये हमारे लिए काम का नहीं है। याद रखिएगा चीफ मिनिस्टर के बारे में मैंने पढ़ाया था आर्टिकल 164, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप लोग याद रख लेना। जीएसटी कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो जीएसटी का जो कलेक्शन है, बोला जा रहा है कि ग्रोस रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो क्रॉस कर गया 1.17 जो यहां पर लाख करोड़ है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोगों से कोई नहीं पूछेगा कितना कलेक्शन अभी हुआ है रिसेंटली, ठीक है, रेयरली कोई पूछेगा, पर लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों से जरूर बन जाएगा जीएसटी बिल के बारे में। हमारी कंट्री में 122वां था जीएसटी बिल, पर लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा था, वो था 101वां, जो कि 2016 में निकल कर आया। अच्छा, हमारी कंट्री में इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उसके बारे में आप लोगों को पता है, उसके लिए कौन सा संविधान में संशोधन किया गया था, बताइए जरा, उसका नंबर बताइए। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 101वां था जीएसटी के बारे में। सेंट्रल जीएसटी लाया गया, जो कि यहां पर बेसिकली जो कि एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स उनको इंक्लूड किया गया, स्टेट जीएसटी वैट लग्जरी टैक्स ये सब इंक्लूड किए गए, और इंटीग्रेटेड जीएसटी में इंटर स्टेट ट्रेड। इंटीग्रेटेड जीएसटी के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो बेसिकली पर्पज ये कि एक तरीके से कोऑर्डिनेशन करने की बात कहते हैं, और आर्टिकल 246 के अंदर, तो यानी कि 246 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो इसके ऊपर याद रखिएगा। जीएसटी काउंसिल बनाएगी आर्टिकल 279 के अंदर में, ठीक है, 279 के अंदर जीएसटी काउंसिल आएगी, जिसका प्रेसिडेंट कौन होते हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, और स्टेट के जो बेसिकली जो मिनिस्टर होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखते हैं, ठीक है। तो यहां पर कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के बारे में, ओके। तो हल्का सा इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें यहां पर बेसिकली डीओ की जो है कट ऑफ लिस्ट आ गई 100%, तो देख लो, ले लो एडमिशन, जिसको आप एडमिशन लेना है। ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती है, जाए तो बेचारे जाए कहाँ, ठीक है। तो कंडीशन बहुत बड़ी खराब रहती है। यहां पर अभी पता है हम लोगों ने वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे के बारे में डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को ये नैनो मैगजीन वाली जो वीडियो आती है शाम को, उसमें मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को बेसिकली वहां पर कवर की जाती है, और एक स्पेशल वीडियो आएगी आप लोग 11 बजे, उसको भी आप लोग देख लेना, ठीक है, जो कि रिवीजन भी करा देगी आप लोगों का थोड़ा सा। अगर बात करें यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर 1 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो डिजिटल जो इक्विटी है बेसिकली उसके बारे में बात की जा रही है, फॉर ऑल द एजेस। तो ये थीम थी, मैंने आप लोगों से डिस्कस भी की थी, ठीक है। अभी कुछ बातें अगर और मैं आप लोगों से डिस्कस करूं, हमारी कंट्री में अगर बात करें, अभी एक रिसेंटली लाइन लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा, जिसको एल्डर लाइन बोला गया है। तो पैन इंडिया है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर 1 4 5 6 7, इसको आप लोग याद रख लेना। यहाँ पर एक तरीके से जो अभी इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, तो उसी के उपलक्ष्य में इसको लॉन्च किया गया है। एक SAG करके
क्या है, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ एंड ग्रोथ इंजन। तो याद रखिएगा ये गवर्नमेंट एक चाहती है कि आप लोग स्टार्टअप अगर कोई बनाते हैं तो स्टार्टअप बनाइए यहाँ पर, जो हमारी तबके में हमारी कंट्री में वो तबका है जो कि एक बुजुर्ग तबका है, उसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। इन्फॉर्मेशन, गाइडलाइन, इमोशनल सपोर्ट, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं बुजुर्ग जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर। तो एक तरीके से सबको इकट्ठा किया जाता है यहाँ पर एक तरीके से, इस तरीके से, ताकि डे बाय डे पर जो बेसिस पर प्रॉब्लम फेस करें उसको टैकल किया जा सके। तो यहाँ पर एक तरीके से अभी बोला जा रहा है कि हमारे देश में लगभग आज की डेट में 120 जो मिलियन यानी कि 12 करोड़ के करीब आप लोगों को लोग देखने को मिलेंगे जो बुजुर्ग हैं। 2050 में बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये 319 मिलियन यानी कि 31 करोड़ के करीब लोग हो जाएंगे जो बुजुर्ग होंगे। तो कैसे टैकल करना है उनको, अगर उनकी एक तरीके से जिंदगी को सुधारने के बारे में बात करें तो इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। सीनियर सिटीजन पॉपुलेशन फेस जो है ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। सीनियर सिटीजन जो पॉपुलेशन है वो फेस करेगी आगे प्रॉब्लम काफी ज्यादा है, खासकर मेंटल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम। आप लोगों ने देखा होगा आज के में जो माँ बाप जो बच्चे हैं वो माँ बाप से डिस्टेंस बनाकर रखते हैं काफी ज्यादा, ठीक है। कई बार उनके बीच में ज्यादा वार्तालाप होता नहीं, तो माँ बाप को भी थोड़ी बातें आगे आकर करनी चाहिए और बच्चों को भी, ताकि एक सामंजस्य बैठाया जा सके दोनों के बीच में, ठीक है, ताकि उनको दिक्कत हो तो एक दूसरे के साथ में डिस्कस कर सके। कोविड-19 ने चीजें और ज्यादा बढ़ा दी जिसके चलते दिक्कतें देखने को मिली। कई सारे और भी इनिशिएटिव है जैसे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन, ठीक है, इसी के साथ में राष्ट्रीय वयोश्री योजना, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, ठीक है, इसी के साथ में वयोश्रेष्ठ सम्मान, ठीक है, इसी के साथ में मेंटेनेंस एंड द वेलफेयर एंड द पेरेंट्स एंड द सीनियर सिटीजन। तो ये एक्ट लाया था 2007 का, तो ये भी है। एजिंग जो है वो एक तरीके से कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पर लेकिन हाँ एज ऐसा नहीं है कि इंसान की एज जो बढ़ रही है तो इंसान की कैपेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है, वो आप लोग के अंदर से है, जैसा आप लोग फील करेंगे। जैसे मैंने बोला था ना कि मैंने आज की डेट में अगर बात करें तो 70 साल के जवान भी देखे और 20 साल के बूढ़े भी देखे, तो दोनों तरीके के लोग आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमारी कंट्री में अगर एज के बारे में कोई पूछ ले तो याद रखिएगा नेशनली जो यहाँ पर नेशनल एल्डर पॉलिसी के बारे में बात करें तो 60+ जो है उनको बेसिकली बुजुर्ग बोला जाता है, ठीक है, और 18 जो है उसके नीचे को बच्चा बोला जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन भी आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है पेडी प्रोक्योरमेंट के बारे में। तो काफी ज्यादा डिले देखने को मिल रहा है ऐसा बोला जा रहा है, तो कई सारे चैलेंज यहाँ पर, तो देखते हैं कैसे सोल्यूशन निकलता है और बेटर प्राइस अगर मिल जाए यहाँ पर किसानों को अच्छा रहेगा। आप लोगों को ये बताना है एमएसपी के बारे में, मैंने आप लोग कई बार पढ़ा चुका हूँ रिसेंटली। अभी एमएसपी में कौन रिकमेंडेशन देता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर रिकमेंडेशन दी जाती है गवर्नमेंट को, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं यहाँ पर जो बेसिकली बीपी, कोलेस्ट्रॉल और ये यहाँ पर एक तरीके की चीजें हैं आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक तरीके से कंट्रोल किया फॉर टाइप 1 डायबिटीज के बारे में। देखिए डायबिटीज अगर आप लोग कंट्रोल करना चाहते हैं ना, आधे से ज्यादा चीजें तो आप लोग की वैसे ही सुधर जाएंगी अगर एक्सरसाइज को लाइफ का पार्ट आप लोग बना लेते हैं। 90% चीजें आज के में कैसी हैं, जैसे कि मोटापा हो गया, डायबिटीज हो गई, ठीक है, थायराइड की प्रॉब्लम होगी। मैं आप लोगों को बताता हूं मेरी कंडीशन थायराइड में कुछ इस तरीके से पहुंच रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि परमानेंट दवाई लेनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने उसको घटाया 3 महीने के अंदर अंदर काफी लार्ज स्केल पर, क्योंकि वेट काफी बढ़ गया था मेरा, कंप्यूटर के सामने बैठ कर काफी सारी दिक्कतें हो गई थी, उसको घटाकर लेकर आया मैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, अब चीजें हैं पैटर्न में, वरना मुझे लग रहा था कि कंडीशन खराब होने वाली है। तो बहुत सारी दिक्कतें चलने लगती है लाइफ में। तो आप लोग अगर चाहते हैं जिंदगी में अच्छे से रहना, आप लोग अंदर से बच्चा फील करने लगेंगे जैसे वेट कम हो जाएगा। वेट रहता है आप लोगों की बॉडी पर, वो आप लोग काम नहीं करने देता है और दुनिया भर की बीमारी साथ में आ जाती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल काफी ज्यादा हाई होता है आप लोगों को नजर आएगा। तो अगर खाने को सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए और एक्सरसाइज को लाइफ का पार्ट बनाया जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोगों की कम हो जाएगी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आज की डेट में देखा भी होगा, ये ऐप चल रहे हैं बहुत सारे, हेल्थीफाई हो गया, फिटर ऐप हो गया, ये दुनिया भर के ऐप आ रहे हैं जो कि इसमें हेल्प आप लोग की हेल्प भी करते हैं, पर लेकिन खुद भी आप लोग मैनेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पैसा ही फूकना है आप लोगों को जाकर वहां पर, अपनी चीजों को ऑनलाइन भी बहुत सारी फ्री चीजें ऐसी अवेलेबल हैं, आप लोग देखकर चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया और यूएसए के द्वारा बोला गया डिफेंस इंडस्ट्रियल जो सिक्योरिटी, ये यहाँ पर बेसिकली अभी काम करेंगे, यहाँ पर एक तरीके से सेटअप करेंगे डिफेंस इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में याद आ जाए तो याद रखना ये 4 पॉइंट। एक को बोलते हैं GSOMIA यानी कि जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन, ये बेसिकली एग्रीमेंट है। सबसे पहले ये साइन किया गया था। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। लिमोवा के बारे में याद रखिएगा, इसको बोलते हैं लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ये लिमोवा बोलते हैं। ये दूसरे नंबर पर साइन किया गया। कॉम कासा बोलते हैं कम्युनिकेशन कॉम्पैक्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, तीसरे नंबर पर साइन किया गया। और रिसेंटली जो सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये रिसेंटली अभी साइन किया गया। तो इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आए तो ये पॉइंट आप लोग बिल्कुल मत भूलना, क्वेश्चन बन जाएगा, बिल्कुल आप लोग के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए इसको लेकर, ठीक है। आगे चलता हूं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है गुपकर अलायंस के बारे में। तो पहले भी कई बार बता चुका हूं, थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं, एग्जाम में आप लोग का आ रहा है तो क्वेश्चन बन सकता है। गुपकर अलायंस के द्वारा बेसिकली यहां पर एक तरीके से गुपकर अलायंस टर्म MHA रिपोर्ट ऑन JNK
फैब्रिकेटेड, यानी कि जो एमएचसी की रिपोर्ट है उसको बोला है फैब्रिकेटेड है, सही रिपोर्ट नहीं है यहाँ पर, तो ये बात बोली गई है। ठीक है, तो एक तरीके से इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। टाइटल क्या दिया गया, द ड्रीम ऑफ द वन नेशन, वन लॉ वन सिंबल। तो यहां पर ये अगर रिपोर्ट पूछ ले आप लोगों से किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, यानी कि अगर आप लोगों को ये बोल दे कि द ड्रीम ऑफ वन नेशन वन लॉ वन सिंबल फुलफिल्ड, ये अगर पूछ ले किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। बाकी गुपकर अलायंस के बारे में बात कर लेते हैं। गुपकर डिक्लेरेशन भी इसको बोला गया, इसमें दो डिक्लेरेशन निकल कर आए। पहला था 4 अगस्त, जब हमारी कंट्री में आर्टिकल 370 को चेंज किया गया, 35 को चेंज किया गया, तो उसके एक दिन पहले बहुत सारे लोगों को वहां से निकाला गया, बहुत सारी सिक्योरिटी आ गई वहां पर, तो उस टाइम पर पहला डिक्लेरेशन आया। फिर 22 अगस्त 2020 में दूसरा डिक्लेरेशन आया, इनके द्वारा 3 मांगी की गई। पहला तो आर्टिकल 370 35 को फिर से ऐसा ही करो जैसा था कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर का, वैसे ही लेकर आओ और रीस्टेट करो स्टेट, क्योंकि पहली बार देश के अंदर ऐसा हुआ किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया, वरना ऐसा तो हुआ कि यूनियन टेरिटरी को स्टेट बन गई, पर लेकिन पहली बार स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट के द्वारा लीड किया गया गुपकर अलायंस को और बोला गया कि गांधीयन पैटर्न को फॉलो करेंगे, गोली नहीं, हम लोग एक तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट की बात यहां पर की गई। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, इंडिया ने वही काम किया जो यूके ने किया। यूके ने क्या किया, हमारी कंट्री में जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसको रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया और बोला कि क्वारंटीन में रखा जाएगा लोगों को, पहले तब अलाउ किया जाएगा देश के अंदर में। इंडिया ने बोला ठीक है, ऐसा ये काम तुम ही कर सकते हो, भाई साहब हमारे हम पे भी करना आता है। तो 10 दिन तक हमने बोल दिया कोई भी यूके से इंडिया के अंदर आएगा उसको भी क्वारंटीन में रखा जाएगा, यूके के सिटीजन को। ऑस्ट्रेलिया ये बोल रहे हैं कि कोविशील्ड को एक्सेप्ट करेंगे, ये एक तरीके से रिकॉग्नाइज वैक्सीन है, तो ऑस्ट्रेलिया ने एक्सेप्ट करने के लिए बात बोल दी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश को बेसिकली बोला गया कि पुलिस का एनकाउंटर काफी लार्ज स्केल पर उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा, तो उसके लिए एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहां पर इनको फटकार लगाई है। ठीक है, तो यहां पर डिनाइल ऑफ जस्टिस भी लोगों को देखने को मिलता है। तो आर्टिकल जो 21 है उसके अंदर उनका फंडामेंटल राइट जो है, राइट टू लाइफ का हनन होता हुआ नजर आता है, तो इसके ऊपर फोकस देना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग बोल सकते हैं जो कि यहां पर सोचने के लिए मजबूर करता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, ड्रोन के बारे में बात करें। ड्रोन के बारे में मैंने कल भी आप लोगों को पढ़ाया था, तो ड्रोन जो है उसके बेसिकली बात की जा रही है यूज करने के लिए। ठीक है, कई जगह यूज किया जा रहा है ड्रोन में, देखिए कई जगह रिफॉरेस्टेशन के लिए यूज करें, ब्लड को बेसिकली सेंड करने के लिए यूज करें, कोविड-19 की दवाई ले जाने के लिए यूज करें, बॉर्डर में सिक्योरिटी के लिए यूज की जा रही है। ठीक है, अब तो ऐसे भी आ गए कि लोगों का भी वेट उठा पा रहे हैं। जैसे ड्रोन के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को, तो यहाँ पर लार्ज, मीडियम, स्मॉल, माइक्रो और नैनो, तो ये ऐसी कैटेगरी यहाँ पर देखने को मिलेगी ड्रोन की, जिनको अनमैन्ड एयर व्हीकल भी आप लोग नॉर्मली बोलते हैं या फिर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट आप लोग बोलते हैं और नॉर्मल भाषा में ड्रोन बोल देते हैं। ठीक है, तो 3 कैटेगरी में से जो यहाँ पर रिमोटली पायलटेड कैटेगरी है उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया और सबसे ज्यादा यही यूज हो रहे हैं, तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। ठीक है, चाइना के द्वारा अभी यहाँ पर ताइवान को अपने कंट्रोल में लेने के लिए ताइवान के एयर जोन में 25 जेट अभी सेंड किए हैं, तो आगे आने वाले टाइम में माहौल कुछ खराब होता हुआ नजर आ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक तरीके से देखते हैं क्या शांति होती है और क्या कंडीशन होती है। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, पीएमआई आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है, तो पीएमआई क्या होता है इसके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, इसको बोलते हैं परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। याद रखना यहां पर 50 के रेफरेंस में देखा जाता है, अगर 50 के नीचे चला गया तो इसका मतलब है कि जो है कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इकोनॉमी के अंदर में, और 50 के ऊपर चला गया तो एक्सपेंशन हो रहा है। तो यहां पर पीएमआई जो है बोला जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि 50 से ऊपर चला गया, तो इसका मतलब इनके द्वारा जो बोला गया कि यहां पर अभी रिसेंटली 53 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा जो यहां पर अभी बढ़ा है, यानी 50 से ऊपर, ये 50 के ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट रहता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो ये एक तरीके से यहां पर चीजों को चेक करने के लिए यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं परचेजिंग बेसिकली मैनेजर इंडेक्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ये याद रखेगा, इसको बोलते हैं IHS मार्केट। ठीक है, तो IHS मार्केट के द्वारा प्रस्तुत किए थे। श्रीलंका में जो अभी लॉकडाउन लगा रहा था उसको हटा लिया गया, थोड़ा सा चीजों को नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आगे अगर बात करें, यहां पर बात की जा रही है एथेनॉल के बारे में, तो शुगर से, यानी कि एक तरीके से बोला जा रहा है कि जो गन्ना है शुगर से यहां पर जो एथेनॉल बनाया जा रहा है, यहां पर 2 मिलियन मीट्रिक टन आप लोग को देखने को मिलेगा जो कि हमारी कंट्री में यूज किया जा रहा है। ठीक है, मेथेनॉल की क्वांटिटी आप लोग को पता है पेट्रोल में मिलाने की कितनी थी, बताइए जरा, याद कर लीजिए, एक बार रिविजन कर लिए आप लोग, लिखे नीचे। ठीक है, जो मनु भाकर है उनके द्वारा एक कभी यहां पर पिस्टल में गोल्ड जीता गया। कहां चल रहा है यहां पर जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, यहां पर ये लीमा यानी कि पेरू के अंदर चल रही है। ठीक है, तो इसको आप लोग देखेंगे, यहां पर क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। पेरू कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, पेरू यहां पर है, अपनी कंट्री कंपेयर में देख लीजिए, ये एग्जैक्ट लोकेशन पेरू की होगी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आप लोग इनका आंसर एक बार देख लीजिए। यहां पर अगर बात करूं, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, यहां पर कौन सा है बेसिकली, तो देख सकते हैं यहां पर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है सी। ठीक है, तो सी आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा इसका आंसर, यानी कि बात की जा रही है किसके बारे में, लोथल के बारे में, क्योंकि लोथल आप लोग गुजरात के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है,
और आप लोगों को पता है यहाँ पर ये आप लोगों की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगी, तो लोथल यहाँ पर इसके अंदर आप लोग देखते हैं गुजरात के अंदर में, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। बाकी इनके सबके हेडक्वार्टर आप लोगों को पता ही है, यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का कहाँ हो गया, यहाँ पर ये वॉशिंगटन डीसी में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। यूएसए के अंदर में न्यू डेवलपमेंट बैंक का कहाँ पर हो गया, संघाई में देखने को मिलेगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का बीजिंग के अंदर देखने को मिलेगा। एशियन डेवलपमेंट का अंदर फिलीपीन के अंदर देखने को मिलेगा। तो इसका क्वेश्चन अब आप लोग आंसर लगा लीजिए मैच कर कौन सा आएगा, ठीक है, बता देना मुझे भी। अब एक छोटी सी बात यहाँ पर बेसिकली गांधी जी के बारे में कर लेते हैं। गांधी जी के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे ना आज की डेट में, तो गांधी जी की जो फिलोसफी है उसको ये बोला जाता है कि हमेशा क्या कोरिलेट रहती है, तो आप लोग उनकी फिलोसफी को हमेशा कोरिलेट कर सकते हैं। तो उसी के चलते बोला गया कि गांधी जी जो है वो एक तरीके से उनकी जो फिलोसफी थी नॉन वायलेंस की, आज की डेट में भी आप लोग उसको यूज कर सकते हो। गांधी जी के द्वारा जो बातें बताई गई आज के डेट में भी आप लोग सोसाइटी में उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। आज के डेट में गांधी जी की पॉलिटिकल थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी, उसको एनालिसिस किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। गांधी जी हर एक तबके को साथ में लेकर चला करते थे, वो किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा करते थे। यानी कि एक तरीके से एक लीडर की क्वालिटी, एक तो होता है बॉस, एक होता है लीडर। तो असली लीडर की क्वालिटी गांधी जी से निकल कर आती है, इसलिए बहुत सारी कंट्री ऑल ओवर वर्ल्ड में आज के डेट में भी गांधी जी की फिलोसफी को फॉलो कर उन्होंने अपने देश को आजाद कराया। तो ये कई सी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो गांधी जी के बारे में याद रखिएगा। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप लोग बात करेंगे, जो डे सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, ये गांधी जी के नाम पर ही सेलिब्रेट किया था 2 अक्टूबर को। तो यानी कि नॉन वायलेंस का तरीका इनके द्वारा फॉलो किया गया। इसी के चलते नोबेल पीस प्राइज भी इनको दिया जाना था, पर लेकिन वो नहीं दिया गया, तो उस टाइम पर नोबेल पीस प्राइज भी प्रेजेंट नहीं किया गया। तो ऐसा समझ सकते हैं एक महान पर्सनैलिटी के बारे में। तो ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। गांधी जी अगर बात करें, याद रखेगा हमारे देश में जब गांधी जी आए थे ईपीएफओ के अंदर भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा खेड़ा सत्याग्रह सारे मूवमेंट से पहले वो कहीं और आए थे, मैंने आप लोगों को बताया भी था, बताइए कहां आए थे वो। ये कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो कई बार आप लोगों से चीजें क्वेश्चन की फॉर्म में बन जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बीएचयू है बेसिकली, आंसर याद रख लेना, उत्तर प्रदेश के अंदर। ये फरवरी में देखने को मिलेगा, 5 फरवरी 1916, यानी कि उनके जो सारे चंपारण खेड़ा ये सारे सत्याग्रह स्टार्ट हुए थे, उससे पहले वो यहाँ पर एक राजनीतिक जो यहाँ पर संबोधन में उसमें गए थे बेसिकली बीएचयू में। तो सबसे पहला यहाँ पर इनका यहाँ पर ये बेसिकली गए थे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ही पूछ रहा है यूपीएससी ने आप लोग घुमाकर थोड़ा सा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार। चीजें अगर याद रखोगे अच्छे से और ढंग से पढ़ाई करोगे तो कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। तो काफी सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की, एनसीआरबी के बारे में डिस्कस किया। फीडबैक जरूर दिया करो अच्छे से, जहां पर भी दिक्कत लगे, अगर डिसलाइक करना है तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन और ये सारी चीजें हम लोगों ने समझी काफी डिटेल में, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को इससे रिलेटेड, ठीक है। इसी के साथ में कई सारी रिपोर्ट्स और ये भी सारी चीजें हम लोगों ने अच्छे से समझी। जीएसटी के बारे में हम लोगों ने बातें की। इसी के साथ में एल्डरली एज पर्सन के बारे में काफी बातें हम लोगों ने जानी। जो क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी जो कॉम कासा और ये सब चीजें भी हम लोगों ने देखी। यहाँ पर इंडिया यूएस के रिलेशन के बारे में, गुपकर अलायंस के बारे में बात किया, ठीक है। इंडिया यूके के रिलेशन के बारे में बात की। इसी के साथ में हम लोगों ने ड्रोन के बारे में बातें की, ठीक है। तो इसी के साथ में यहाँ पर ये कुछ सेलिब्रेशन की बातें और ये क्वेश्चन हो गया आप लोग, ठीक है। तो आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा रहा डिस्कशन जरूर बताना, कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग बताएगा। टेलीग्राम से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम पर सारी चीजें एक जगह इकट्ठी मिल जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।